हम भी दरिया है, हम अपना हुनर जानते हैं, जहां भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नमस्कार दर्शकों, जिंदगी कैफे संवाद में हिलारो कार्यक्रम में मैं निशित जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों, मैंने अभी जिस शुरुआत में जिस पंक्तियों का जिक्र किया, आज हमारे साथ जो शख्सियत है, जो मेहमान है, उन्होंने सही मायने में ये पंक्तियां आत्मसात की है। आज जो मेहमान है वो सीनियर साइंटिस्ट है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के सचिव रह चुके हैं और अभी वो सदस्य है नीति आयोग के। तो आइए हम सीधा उनसे बात करते हैं। डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत जी, सर दूरदर्शन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, पहले तो कुछ ही दिनों पहले आपका जन्मदिन गया 25 मई को, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 25 मई 1949 में आप ग्वालियर के पास एक मुरैना करके एक जगह है, वहां पे आपका जन्म हुआ। बचपन में पढ़ाई में इतनी रुचि आपकी नहीं थी, आपके पिताजी भी काफी आपको बोलते थे कि आप पढ़ाई करो। आप स्कूल में गए, आपने टीचर को एक स्लेट मार दी, आपने पढ़ लिया ये था। तो ये बचपन कैसा था, थोड़ा आप बताइए। मेरा बचपन मुझे जहाँ तक याद है, मैं पढ़ने में ज़्यादा मेरा रुचि नहीं थी, तो मैं खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो जब भी मुझे पढ़ने के लिए कहा गया तो मैंने कहीं ना कहीं से कोई ऐसा रास्ता निकाला कि उससे बच जाऊँ। तो जैसा कि आपने विवरण दिया मेरा, जब मुझे स्कूल में भेजा गया और वहाँ पे टीचर ने मुझसे कहा कि चल लिखो, मैंने जा लिख दिया और मैंने उसके सिर पर स्लेट मार दी। बेचारे को खून निकल आया, परेशान हो गया। तो पिताजी ने बोल दिया कि भाई देखो, तुम इस तरह से जाओगे तो स्कूल में हम आपको नहीं भेजेंगे, आप घर पे पढ़ो। तो मेरी जितनी पढ़ाई शुरू की हुई वो घर में हुई, क्योंकि हम लोग 6 भाई बहन थे। तो मेरी बड़ी सिस्टर्स थी, बड़े भाई थे, सब लोगों ने मुझे पढ़ाया। उन्होंने ही मुझे अल्फ़ाबेट से लेके और पढ़ाया। पर जब मैं 8 साल का हुआ तो ये पता लगा कि अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्कूल ना जाएं। तो पिताजी ने निर्णय लिया कि अब हम आपको इस जुलाई में, आने वाली जुलाई में आपको स्कूल भर्ती करेंगे। पर हमको जो नॉलेज थी वो हिंदी की थी, इंग्लिश की थी, अल्फ़ाबेट्स आते थे, नंबर्स आते थे, थोड़े बहुत मैथ्स आता था और कोई सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं आता था। तो पिताजी ने कहा कि ये 2 महीने की छुट्टियाँ, क्योंकि वो टीचर थे तो उनकी छुट्टियाँ हो जाती थी 2 महीने की गर्मियों की, तो उन्होंने हमें उन 2 महीने की छुट्टियों में ज़बरदस्त पढ़ाया। मैथ्स कराया, कुछ इंग्लिश पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, कुछ और भी सब्जेक्ट थोड़े बहुत पढ़ाए। और मुझे अच्छी तरह याद है 8 जुलाई 1957 को वो मुझे स्कूल ले गए, और वो एक स्कूल का नाम है जनकगंज मिडिल स्कूल। वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक टीचर थे, हमारे हेडमास्टर साहब। तो जैसे हमारे पिताजी को देखा तो बेचारे खड़े हुए, बहुत ज़्यादा आदर करते थे हमारे फादर का ग्वालियर में, क्योंकि काफ़ी पुराने सीनियर टीचर रहे हैं। तो बोले, अरे मास्टर साहब आप क्यों आए? बोले देखो, ये मेरा बेटा है, इसको आप 6ठी क्लास में एडमिशन दे दो। सीधा ऐसा? हाँ। बोले हाँ हो जाएगा, इसके 5वीं क्लास के मार्क्स वगैरह दिखा दीजिए। हम तो कभी स्कूल नहीं गए, 5वीं क्लास के मार्क्स कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, आप इसका टेस्ट ले लीजिए। तो हेडमास्टर जी ने 2 टीचर को बुलाया और हमारा मैथ्स का टेस्ट हुआ, इंग्लिश का टेस्ट हुआ। फॉर्चुनेटली हम पास हो गए उसमें और हमारा एडमिशन हो गया। तो ये हमारी बचपन की कहानी है। शुरू में हमें यही नहीं मालूम था कि एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है। तो जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम 6 क्लास का हुआ तो हमें ज़्यादातर सब्जेक्ट में 0 नंबर आया। हाँ, तो पिताजी ने कहा ये तो गलत बात है। फिर उन्होंने हमें थोड़ा पढ़ाया लिखाया, तो हम 6 क्लास में, लैंग्वेजेज हमारी अच्छी थी तो लैंग्वेजेज में हमको अच्छे फर्स्ट क्लास 60-70 नंबर आते थे 100 में से। मैथ्स में क्योंकि हमने प्रैक्टिस कभी की नहीं तो कम आते थे, जैसे करके हमने पास हो गए। पर उसके बाद 7वां और 8वां, मतलब 8वीं तक तब मैं आया जब मैं दर्रे पे आ गया था। और आप ताज्जुब करेंगे, 8वीं क्लास में मुझे बोर्ड में पोजीशन आई और मेरा मैथ्स में भी अच्छे नंबर आए, और तब से मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गई।
8वीं क्लास में, क्योंकि शायद मैं बोर्ड में कहीं रहा, याद नहीं है कौन से, टॉप नहीं तो क्या था, कहीं अच्छी पोजीशन थी। तो तब से मुझे स्कॉलरशिप मिली, और मैं जब तक इंजीनियरिंग पास किया तब तक मुझे भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली, 9वां 10वां 11वां सब पूरे टाइम स्कॉलरशिप। बहुत बढ़िया। और ये इसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ, पर दर्शकों आप देखो, जिस बच्चे को रुचि नहीं थी, आज बहुत बड़े साइंटिस्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, पद्मश्री, पद्म भूषण और आर्यभट्ट अवार्ड से भी वो सम्मानित है। तो सर अभी एक स्टेप आगे आते हैं, आप तो 14 साल की उम्र में ही 11वीं पास कर ली थी। जी। फिर उसके बाद एक आपत्ति आई कि कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, वो क्या वाकया था बताइए। असल में ये हुआ कि 14 साल में, उस जमाने में हायर सेकेंडरी होता था, ये 11+3 का सिस्टम था, 12+3 का नहीं था। हाँ, तो उस समय तो हम 11th क्लास में हमने बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमारी मार्क्स वगैरह अच्छे थे, पोजीशन थी बोर्ड में। तो पर हमारी उम्र 14 साल की थी। अगर हम 16 साल के होते तो हमें किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, क्योंकि हम 16 के नहीं थे तो हमें एडमिशन नहीं मिला। तो पिताजी ने कहा आप क्या करोगे? हमने कहा क्या करेंगे, तो बीएससी कर लेते हैं। तो हमने बीएससी में एडमिशन ले लिया। तो गवर्नमेंट साइंस कॉलेज था ग्वालियर में, वहाँ पर हम बीएससी में एडमिशन लिया। जब हम बीएससी 3 साल का बीएससी होता था, 3 साल में बीएससी कर लिया तो 17 साल के हो गए थे। उस समय ये निर्णय लिया गया कि आप अब इंजीनियरिंग में जाइए। हमने ही कहा कि हमें इंजीनियर बनना है, उसकी भी एक अलग कहानी है, हमने क्यों कहा इंजीनियर बनना है वो आपको बताएंगे। बिल्कुल, मैं पूछने वाला हूं। हमको 2-3 कॉलेज में एडमिशन मिला। नागपुर में विश्वेश्वरैया रीजनल, उस समय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, और एक जो बाहर थे। और पिताजी ने कहा नहीं, फाइनेंशियली तुम बेटर है ग्वालियर में ही पढ़ो। तो माधव इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, बड़ा अच्छा कॉलेज था उस जमाने में। और हमने क्योंकि बीएससी किया था इसलिए हमें सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिला। सेकंड ईयर इंजीनियरिंग, मतलब हमें 4 साल का कोर्स करना पड़ा। तो ये हमारी इंजीनियरिंग की शुरुआत हो गई। इंजीनियरिंग से सर शुरुआत तो हो गई, बट साइंस के प्रति जो रुचि है वो तो बचपन से ही थी। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है, देखिए मेरे को हमेशा से ये रहा था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, और मुझे ज़्यादातर रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं जब दिवाली पे कोई पटाखे वगैरह खरीदने जाता था तो धमाके नहीं खरीदता था, मैं हमेशा रॉकेट खरीदता था, या हवाई जहाज होता था उस जमाने, ऐसे करके जाया करता था, तो हम वो चीज़ खरीदा करते थे। तो शुरू से ही मुझे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो जब मैं 9वीं क्लास में आया तो उस ज़माने में ये डिसाइड करना पड़ता कि आप मैथ्स पढ़ोगे या बायोलॉजी पढ़ोगे। 9th क्लास में पढ़ लेता है। तो हमारे पिताजी ने हमसे पूछा कि तुम क्या पढ़ोगे? तो हमने कहा हम तो इंजीनियर बनेंगे। मुझे नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई तो मेडिकल में चला गया, तुम क्यों इंजीनियरिंग करना चाहो, तुम भी मेडिकल में जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं तो इंजीनियरिंग करूँगा। तो वो उन्हें विश्वास नहीं होगा मैं क्यों। तो मैंने कहा मैं इसलिए इंजीनियरिंग करूँगा क्योंकि इंजीनियर्स के पास कार होती है। ये मेरा लॉजिक था, इसको बोलते हैं बच्चों का लॉजिक। अच्छा, ये कार का भी मतलब मुझे कैसे लगा कि उनके एक दोस्त हुआ करते थे, वो जो है हमारे घर आते थे, वो चीफ इंजीनियर थे उस समय पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। उनके पास कार थी, एम्बेसडर गाड़ी में आते, मॉरिस थी या एम्बेसडर थी कोई, बड़ी। अरे जब आते थे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता। तो मतलब हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो हमारे दिमाग में ये बात तब से बैठी थी कि नहीं, इंजीनियर बनोगे तो कार होगी, तो इंजीनियर बनेंगे। दैट वाज माय रीजन व्हाई आई बिकेम इंजीनियर। बट वो यूरी गागरिन वाला जो आपको, वो तो शुरू से ही रहा। जब 1957 में जब पहली दफ़ा मैंने वो देखा स्पेस में जाते हुए, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूँगा, या कोई भी स्पेस इंजीनियरिंग करूँगा, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूँगा जहाँ एरोनॉटिक्स पढ़ाई जाएगी। तो मुझे इसलिए मैंने एक रीज़न मैं विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गया क्योंकि वहाँ मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल रही थी, तो यहाँ मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल रही थी, जिसके भी चांसेस ज़्यादा अच्छे थे। तो अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ाई शुरू की, उसके बाद पढ़ाई खत्म करने के बाद आप एयरफोर्स में भी, मैंने बहुत कोशिशें की उस समय। ऐसा हुआ, देखिए बचपन से ही मुझे चश्मा लग गया था, जिसको बोलते हैं हेरिडिटी, जिसको बोलते हैं। तो मैं शायद 8वीं क्लास से मैंने चश्मा पहनना शुरू कर दिया था, तो और नंबर मेरी पावर काफ़ी थी।
तो मेरे साथ जो सबसे बड़ा हैंडीकैप रहा कि मेरी पावर ज़्यादा थी, तो मैं कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, जैसे एयरफोर्स में गया मैं। तो मैंने बनारस में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता था उस ज़माने में, वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद मेडिकल में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आप -5 आपको हम नहीं लेते। ऐसे ही एक बार उसी समय मैं गया था हिंदुस्तान स्टील में, अच्छा। तिरुचिरापल्ली। उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि आपको, हमारा तो रूल है 2.5 से ज़्यादा नहीं लेंगे। इनफैक्ट उनके साथ तो मेरा आर्गुमेंट भी हो गया। मैंने कहा भाई देखो, मैं चश्मा लगा के पूरा पढ़ रहा हूँ, आपको दिक्कत क्या है? फिर भी रिजेक्ट कर दिया। तो फिर हमने कहा कि नहीं, हम पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, और हम इंडियन सोशल साइंस में हमें एडमिशन मिल गया। तो हम वहाँ पहुँच गए। इंडियन पिताजी को पता भी नहीं था इंडियन वो भी अलग कहानी है। से पैसे लिए उन्होंने ये कहा कि देखो, अब तुम बीटेक कर लिया, तो बी कर लिया। उनके एक कोई दोस्त थे पीडब्ल्यूडी में, उन्होंने उनसे वो जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर का कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइप का एम्प्लॉयमेंट ला के मुझे दे दिया कि तुम जाके ज्वाइन कर लो। अरे मैंने कहा मैं कहाँ पीडब्ल्यूडी में जाऊँगा, मेरे को नहीं जाना है। अब वो परेशान थे कि ये लड़का नहीं जाएगा। अच्छा, वो उस समय मुरैना में पोस्टेड थे, तो वो खाली वीकेंड में आते थे। तो मैंने अपनी माँ से और भाई से कहा कि मैं नहीं, मेरे को तो वहाँ एडमिशन मिल रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा। अब समस्या ये थी कि पैसा चाहिए। तब तक भाई हमारे डॉक्टर बन गए थे, तो हमने कहा भैया पैसा दो। तो उन्होंने हमें 600 रुपये दिए, जिससे हमने अपना किराया लिया और हम बिना पिताजी को बताए बेंगलोर चले गए। जब हमारा एडमिशन हो गया, वहाँ भी हमें मतलब टेस्ट वगैरह देना पड़ा, वो सब पूरा प्रोसेस था। तो जब हो गया, उसके बाद उन्हें घर वालों ने बताया कि विजय कहाँ है? बोले वो तो बेंगलोर में है। उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर जब एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया, तब हम वापस घर आए। तब उन्होंने हमें कहा, अच्छा तो तुम अब साइंटिस्ट बनोगे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी साइंस वाज नोन फॉर साइंटिस्ट। तो साइंस पढ़ रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैं साइंस इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, और वहाँ पे अच्छा कॉलेज है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, नामी यूनिवर्सिटी है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। फिर वो शांत हो गए। बस वहीं से फिर आपका, जब आपने पढ़ाई खत्म की वहाँ पे, उसके बाद का सफर, जब कैंपस रिक्रूटमेंट्स हुए, उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो कैसा रहा? हम लोग एमई कर रहे थे। एमई में क्या होता है, लास्ट सेमेस्टर पूरा प्रोजेक्ट होता है। तो मैं क्या करता था कि सुबह तो क्लासेस होते थे, उसके बाद हम 4-5 बजे चाय वाय पी के जाते थे, थोड़ा अपना काम करते थे, फिर वापस आके डिनर करके मैं फिर वापस चला जाता था डिपार्टमेंट। और फिर हम रात को एक्सपेरिमेंट्स करते थे। और फॉर्चुनेटली मेरे साथ एक लक्ष्मैया करके एक मेरा असिस्टेंट मिल गया था मुझे, वो भी बेचारा मेरे साथ लगा रहता था। तो हम रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक अपना काम करके फिर आते थे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके आ रहे थे और रात को आके देर से सोए। तो संडे था नेक्स्ट डे, तो हम देर से उठे और जाके फिर मेस में ब्रेकफास्ट करके, वही अपना नॉर्मल जीन्स टाइप का पैंट पहन के, चप्पल पहन के, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, हम मेस में गए, खाना खा के वापस आ रहे थे। तो हमारा लाइब्रेरी पड़ती थी रास्ते में हॉस्टल जाते समय। तो वहाँ मैं लाइब्रेरी की तरफ गया, मैंने देखा कुछ मुझे देखना था, तो मैं गया। तो वहाँ एक लाइब्रेरियन हुआ करती थी, उसका नाम था कल्याणी। तो बोली डॉक्टर, उन्होंने कहा सारस्वत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं तो कुछ देखने आया था, मुझे कुछ देखना है अपने रिसर्च के लिए। बोले नहीं, यहाँ तो इंटरव्यू हो रहे हैं। और लाइब्रेरी में एक कॉन्फ्रेंस हॉल था, उसमें इंटरव्यू चल रहे थे। मैंने कहा काय के इंटरव्यू हो रहा है? तो बोले डीआरडीओ के लोग आए, डीआरडीएल से लोग आए हैं, वो मैकेनिकल और एरोनॉटिक्स के बच्चों, साइंटिस्ट के इंटरव्यू ले रहे हैं, आप क्यों नहीं अपियर हुए? मैंने कहा मुझे मालूम ही नहीं है। तो बोले आप चले जाओ अभी। तो मैं गया, देखा वहाँ इंटरव्यू हो रहे थे, तो वहाँ एक बंदा बैठा था। बोले आप अपना नाम लिखा दो यहाँ। मैंने कहा मैं तो कुछ लेके नहीं है। बोले अपने टेस्टिमोनियल्स लेके आइए। तो मैं नाम लिखा के वापस अपने हॉस्टल गया, उसी ड्रेस में, चप्पल वप्पल के साथ, वो कागज भागज लेके मैं इंटरव्यू में चला गया। इंटरव्यू दे दिया, सिलेक्ट हो गया, डीआरडीएल में आ गया। डीआरडीएल में आके ही फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है, वो और वो जर्नी है उनके साथ काम करने की, वो शुरू होती है। वो 10 साल बाद शुरू हुई। 10 साल बाद शुरू हुई। जब हम 1972 में हम डीआरडीएल में आए, उस समय कलाम साहब
डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में थे और हम 72 में उस समय हमारे जो डायरेक्टर थे वो एक एयर कमोडोर नारायणन थे, तमिलियन थे, वो काफ़ी अच्छे। और पहले दिन से ही जब मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने मुझसे बोला तुम क्या करना चाहते हो। तो मैं तो अपना जिस एरिया में रिसर्च करके आ रहा था कंबशन प्रपल्शन, तो मैंने कहा मैं तो प्रपल्शन में जाऊंगा। तो आपने सॉलिड में जाओगे लिक्विड में जाओगे? तो मैंने कहा मैं तो लिक्विड में काम किया, मैं लिक्विड में जाऊंगा। तो मुझे लिक्विड प्रपल्शन में अलॉट कर दिया गया, मैं पहुंच गया। वहां जाके हमारे जो इमीडिएट बॉस थे वो थे स्क्वाड्रन लीडर गोपाल स्वामी। उस समय डीआरडीएल की जो स्थिति कंडीशन थी वो काफ़ी दयनीय थी। वो आप अभी हैदराबाद गए हैं कि नहीं पता नहीं है, अब तो बिल्डिंग भी ख़त्म हो गई। वहाँ पे एक नवाब की एक बिल्डिंग हुआ करती, अहमद मंजिल। जो नवाब जब शिकार खेलने जाते थे उस जमाने में जंगल होता था वहाँ, तो उसके लिए उनका वो महल टाइप था। तो जब डीआरडीएल दिल्ली से हैदराबाद आया तो बिल्डिंग सरकार ने उनको दे दी। तो तब तक नवाब का ख़त्म हो गया था सरकार के पास। तो बिल्डिंग एक तरह का भूत बंगला था, कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है। जब मैं वहाँ आया तो मुझे लगा कि मैंने चॉइस गलत तो नहीं कर ली, क्योंकि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से आया था जहाँ की मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट थे, क्लासेस थे, बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर्स थे, लाइब्रेरी थी। ये यहाँ भूत बंगले में कैसे रिसर्च होती है? तो ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। फिर भी मैंने ज्वाइन तो कर लिया और उसके बाद दूसरे दिन ज्वाइन करने के बाद डायरेक्टर से मुलाकात हो गई। बोले आपका जो काम है वो इस बिल्डिंग में नहीं है, इस बिल्डिंग से करीब 3 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसको बोलते हैं रॉकेट टेस्ट हाउस। आप वहाँ जाके काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कैसे जाएंगे? बोले वो आप गोपाल स्वामी विल टेल यू। तो सुबह सुबह नेक्स्ट डे एकत्रित हुए सब लोग, हमारे जैसे करीब 15-20 मतलब नए नए साइंटिस्ट जो थे, आईआईटी से आए थे, आईआईसी से भी कुछ लोग थे, जादवपुर यूनिवर्सिटी से थे, बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से टॉप के बच्चे इकट्ठे हो गए वहाँ। कोई आईआईटी कानपुर का है, कोई मद्रास का है, कोई बॉम्बे का है, हम भी आईआईसी से पहुंचे हुए थे। तो हमसे कहा गया कि देखो ये 3 टनर एक है, आप सब लोग इसमें बैठो। पर बैठने से पहले वहाँ एक बड़ा 20 लीटर का जरीकैन पर रखा है, उसमें पानी है, ये पानी का जरीकैन भी अंदर रख लो, वहाँ पानी नहीं मिलेगा। तो वो हमारा एक क्रम हो गया। एवरी डे हम लोग एकत्रित, वो पेड़ वहाँ एक था उसके नीचे होते थे, सुबह 8:30-9 बजे जरीकैन पानी भरते थे और 3 टनर में जाके वहाँ पहुँच जाते थे। उस समय एक बिल्डिंग थी वहाँ पे और खाली जंगल था। जंगल में छोटा सा रॉकेट टेस्ट था, छोटा सा, इतनी हाइट होगी उसकी जैसी कैमरे थी। और हमारे को 15-20 लड़कों को एक बहुत बड़ी ऐसी लंबी टेबल थी, उसके चारों तरफ बैठा दिया गया। बैठने के लिए चेयर नहीं थी, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस थे, उनके ऊपर हम बैठा करते थे। हमने अपनी रिसर्च डीआरडीएल में उस पोजीशन से शुरू की। डीआरडीएल उस पोजीशन से आज अगर आप जाके देखेंगे तो दुनिया की फाइनेस्ट फैसिलिटीज आर देयर इन डीआरडीएल, जो कि हमारे साथ हम लोगों के कार्यक्रम से, हमारे काम से, हमारी थिंकिंग से डेवलप हुए हैं। आप देखिए वहाँ बेस्ट टेस्ट फैसिलिटीज हैं जो हमने बनाई, बेस्ट बिल्डिंग्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, लैब्स हैं, मतलब आप जो मांगो वो मिलेगा। कंप्यूटर सेंटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो मतलब जहाँ कुछ नहीं था, जहाँ खाली एक भूत बंगला था, उससे आज डीआरडीएल ये है। तो ये उन्नति हुई वो 10 साल में, नया बिल्डिंग बन गया 10 साल में हम लोग। उसके बाद आ गए डॉक्टर कलाम, 1982 में डॉक्टर कलाम आए। तब तक हम लोग जो है ना ऑलरेडी एक लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन बना रहे थे। उस समय 3 टन रॉकेट इंजन का हम काम कर रहे थे, वो काफ़ी हद तक तैयार भी हो गया था। उसकी हमने श्रीहरिकोटा से कुछ फ्लाइट टेस्ट भी किए थे उसके, और सक्सेस भी मिली थी हमें। तब सरकार ने डिसाइड किया कि वो जो हमारा डेविल प्रोग्राम था उस समय, उसको अब बंद कर दिया जाए और नई प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाए, और उसके लिए उन्होंने डॉक्टर कलाम को लेके आए। डॉक्टर कलाम जब आए तो उन्होंने सरकार से कहा कि जो प्रोजेक्ट्स पुरानी हो रही थी
उनको देख के अब हम उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर उनसे इनपुट लेके नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो उस समय इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उदय हुआ। उस समय की गवर्नमेंट ने, मैडम इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, उन्होंने वो प्रोग्राम सैंक्शन किया। उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये है कि 1982 जनवरी की बात है, 83 जनवरी की बात है कि जो प्रोजेक्ट प्रपोजल गया था बन के, उसको कैबिनेट अप्रूवल मिलनी है। 300-400 करोड़ रुपए का सवाल है उस जमाने में, 400 करोड़ रुपए। तो इंदिरा गांधी ने कहा, देखिए आप लोगों ने लिखा है कि ये हम 6-7 साल में पूरा कर लेंगे। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि आप लोग 6-7 साल में नहीं करेंगे इसको, बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज हैं, तो आपको टाइम लगेगा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके पास यंग साइंटिस्ट हैं या नहीं जो इस प्रोग्राम को आगे ले जा सकेंगे। तो उन्होंने कहा, मैं आपके यंग साइंटिस्ट से मिलना चाहती हूँ। तो कलाम साहब ने यंग साइंटिस्ट में मुझे चुन लिया, एंड आई वाज अ यंग एट दैट टाइम। मतलब 83 में कितना, 14, सो मैं उतना था, 32-33 ईयर ओल्ड था। तो बोले आप जाओ, आप अटेंड करो मीटिंग। फिर मैंने कहा, मैं क्या बोलूँ, आप बताइए मुझे। तो बोले नहीं, तुम बताओ जो आपने काम किया है और हमारी क्या स्ट्रेंथ है। तो हम वहाँ पहुँचे। उस जमाने में डॉक्टर अरुणाचलम यूज्ड टू बी दी सेक्रेटरी ऑफ DRDO एंड डॉक्टर कलाम वाज डायरेक्टर DRDL। डॉक्टर कलाम भी आए, मैडम गांधी बैठी हुई थी, मिस्टर वेंकटरामन हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम वो बैठे हुए थे, और भी काफ़ी सीनियर ऑफिशियल्स थे। और हमारे इस तरह के राउंड टेबल के चारों तरफ DRDO में उस समय तक करीब 30 के करीब लैब थी, तो हर एक से एक बंदा वहाँ पहुँचा था और हम भी उसमें थे। और एक हमारे उसी जमाने में, उसी टाइम में एक साइंटिस्ट आए थे कनाडा से, उन्होंने भी ज्वाइन किया था एट ए सीनियर पोजीशन। वो शायद साइंटिस्ट D के पोजीशन में ज्वाइन किया था उन्होंने, क्योंकि वो PhD काफ़ी एक्सपीरियंस के आए थे। उनका नाम है डॉक्टर आत्रे, जो आगे चल के DRDO के चीफ बने थे कलाम साहब के बाद। वो भी आए थे। सब लोग मतलब उनसे काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि बाहर से पढ़ के आए हैं, साइंस किया है उन्होंने, सीनियर हैं। तो मैडम गांधी ने बोला कि हाँ, बात बताइए। बोले किस तरह से आप प्रोग्राम करेंगे, आप बताइए। आप लोगों से पूछना शुरू किया उन्होंने। कहा तो अरुणाचलम ने कहा कि डॉक्टर आत्रे आप बताइए। उन्होंने सबसे पहले उनको हाजिर कर दिया। डॉक्टर आत्रे उस समय आए थे तो उनका एक्सेंट जो था बिल्कुल कैनेडियन अमेरिकन टाइप का था। उन्होंने अपनी उसी इंग्लिश में बोलना शुरू किया। तो शायद वो चीज़ जो है ना, मैडम गांधी को पूरी तरह से जमी नहीं, तो उनका कन्वर्सेशन थोड़ा बीच में रोक दिया गया। तो उन्होंने, नहीं, मुझे मिसाइल के बारे में वो जो है ना सिग्नल प्रोसेसर में काम करके आए थे, तो वो सिग्नल प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे, जो कि फॉर ए प्राइम मिनिस्टर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो उनको शायद समझ में नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, मैं मिसाइल के बारे में बात करूँ, आप लोग मिसाइल प्रोग्राम की बात करें। तो कलाम से उन्होंने, अरुणाचलम ने कलाम की तरफ देखा, कलाम ने मेरा नाम ले दिया कि सारस्वत से पूछ लो। तो अब हमारे लिए पूरा स्टेज बन गया। तो हमने 10 मिनट तक पूरा समझाया मैडम को। उसके बाद सुनने के बाद मीटिंग ख़त्म हो गई, और फिर शाम को कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें वो प्रोग्राम सैंक्शन हो गया। तो इस तरह से मतलब कुछ ऐसी इवेंट्स हुई हैं जो याद करने काबिल हैं कि एक छोटा सा हमारा इनपुट से क्या हो सकता है। तो इससे अच्छा लगता है बड़े बड़े काम करें। डॉक्टर कलाम की वजह से प्रोग्राम सैंक्शन हुआ। उनकी लीडरशिप भी, हाँ, उनकी लीडरशिप थी और उनके ऊपर देश का विश्वास था, क्योंकि वो जब स्पेस से आए थे तो उन्होंने SLV-3 का अच्छा लॉन्च किया था और SLV-3 सक्सेसफुल हुआ था। डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत के साथ संवाद का भाग 2 देखें अगले सप्ताह शनिवार दोपहर 1:30 पर सिर्फ DD गिरनार और DD न्यूज गुजराती की YouTube चैनल पर।